अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जहांगीर तरीन अकेले नहीं हैं और हुकूमत को यह पैगाम दे रहे हैं कि मुझे दुश्मन ना बनाओ। तहरीक इंसाफ में ऐसे अरकान असेंबली मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन को टारगेट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द मौजूद अफराद जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और ये अरकान हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तनकीद कर रहे हैं। खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। हुकूमत FIA की कार्रवाइयों का दिफा कर रही है और दावा कर रही है कि किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, तमाम सबूत मौजूद हैं। मगर गुज़िश्ता रोज़ जब जहांगीर तरीन लाहौर की अदालत के सामने पेश हुए तो उनके साथ 3 अरकान कौमी असम्बली और पंजाब के वज़ीर नौमान लंगरियाल और वज़ीर आला पंजाब के मुशीर अब्दुल हई दस्ती समेत 10 अरकान सूबाई असम्बली भी थे। और ये दावा किया जा रहा है कि और भी बहुत से ऐसे अरकान असम्बली हैं जिनकी हमदर्दियाँ जहांगीर तरीन के साथ हैं। मगर अहम बात यह है कि ये अरकान ना सिर्फ जहांगीर तरीन के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ हैं, बल्कि हुकूमती कारकर्दगी पर भी सवाल उठा रहे हैं। जहांगीर तरीन के साथ अदालत जाने वाले तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज और पंजाब के मुशीर ज़राअत अब्दुल हई ने हुकूमत की कारकर्दगी पर मायूसी का इज़हार किया। वैसे तो आप लोगों ने वोट ही एहतसाब पर और बेहतर कारकर्दगी के लिए लिया था। इस कारकर्दगी पर, उस एहतसाब पर वोटर सपोर्टर क्या कह रहा है आपसे? वोटर अभी बहुत से सवाल पूछते हैं और जब इलेक्शन आएगा तो उसकी अगर यही हमारी पोजीशन रही या यही कारकर्दगी रही तो बहुत से सवाल हमसे लोग पूछेंगे और हमारे बहुत बुरी हालात इलेक्शनों में होंगे। पंजाब में कितने लोग मायूस हैं? सब मैं अगर आपको कहूँ पूरी कैबिनेट मायूस है। हमारी फौज बेचारी कुर्बानियां दे रही है, अपने बंदे शहीद करवा रही है। देखिए वो लोग उन्होंने इस मुल्क को बचाने की खातिर इमरान खान को लेके आए हैं। लोग कहते हैं ना जी कि ये सर वो उनकी नीयत ठीक थी, लेकिन वो बेचारे वो भी मायूस हो गए। अब नहीं जा रहे हम लोग सही। आप इस मुल्क के ऊपर रहम करें, हर बंदा अपना किरदार अदा करे। जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात का एक पस मंज़र है। माजी में जब भी जहांगीर तरीन पर इल्ज़ामात लगे, इमरान खान ने उनका दिफा किया। इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्ज़ाम था, इमरान खान ने दिफा किया। सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए तो भी इमरान खान ने दिफा किया। इमरान खान शुगर माफिया के खिलाफ बोलते रहे मगर जहांगीर तरीन की तारीफ करते रहे। फिर जब हुकूमत में आए तो चीनी का बहरान आया। वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन को मीडिया पर जाकर दिफा करने की हिदायत की, मगर फिर अचानक जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म में दूरियां आ गईं। जहांगीर तरीन ने मामलात ख़राब करने का जिम्मेदार वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को करार दिया। फिर वो बैरून मुल्क चले गए। 7 माह बैरून मुल्क रहने के बाद गुज़िश्ता साल नवंबर में वापस आए और 18 फरवरी को सेनेट इंतखाबात से पहले हुकूमती उम्मीदवार डॉक्टर हफीज़ शेख ने जहांगीर तरीन से रब्ता किया। और अब तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज ने दावा किया है कि 15-20 दिन पहले तक वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे। वज़ीर आज़म से रब्ता था और वो वज़ीर आज़म के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए ख़ास तौर पर इस्लामाबाद आए और इसमें अहम किरदार अदा किया। मगर फिर अचानक राब्ते ख़त्म हो गए और एक्शन शुरू हो गया और 3 FIRs हो गई जिन पर एक्शन शुरू हो गया। ये क्या सारा का सारा मामला है। हमारे साथ शिबली फराज साहब मौजूद हैं। शिबली फराज साहब बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब, जहांगीर तरीन साहब के साथ होना एक बात है, मगर हुकूमत की कारकर्दगी पर यह सवाल उठाना और फिर ये कहना कि जी इदारे हमें लेके आए थे, अब तो वो भी मायूस हो गए हैं, हम वोटर के सामने नहीं जा सकते, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस रिएक्शन आ रहा है, शिद्दत से रिएक्शन आ रहा है। नहीं शाहजेब, बात यह है कि इससे हमें ये बात शख्सियात इतनी अहमियत नहीं रखती हैं जितने कि आपकी जो मुल्क है वो इम्पोर्टेंस रखता है, अवाम इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये जो सारा जो सिलसिला शुरू हुआ है, जब ये शुगर रिपोर्ट आई उसके बाद ये बात होती रही कि जी कुछ हो नहीं रहा है, तो जो एक्शन मैट्रिक्स था उसमें हमारे मुख्तलिफ इदारों को ये तहकीक, वही जो रिपोर्ट थी वो दी गई थी, उसके मुताबिक तहकीकात हुई और इन लोगों के खिलाफ जो कि 21 कंपनीज हैं, ये कोई एक शख्स की नहीं है, 21 कंपनीज हैं। चूंकि जहांगीर तरीन साहब की 22% शेयर बनता है तो उसमें वो ज़ाहिर है ज्यादा अहम वो हैं। मगर इसमें मसला ये कि वज़ीर आज़म 15 दिन पहले तक क्यों सपोर्ट मांग रहे थे जहांगीर तरीन से अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए और फिर अचानक मुनक़ता कर दिया, क्योंकि उनके पास तो ये रिपोर्ट थी, ये सारी बातें उनको पता थी जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है पिछले साल से। देखें, पहली बात तो ये है कि पास इंफॉर्मेशन ऐसी टाइम पे मिलती है जिस पे आपने फौरन रिएक्ट करना होता है। ये कहना कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले से ही पता था और हम उसको वो कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को जब पता चला, उन्होंने कहा कि मुझे अगर रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें फिर हमने ये नहीं देखना कि कौन हमारा है कौन करीबी है। इसमें मसला ये ना कि मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर वज़ीर आज़म 2 हफ्ते पहले तक उनसे राब्ते में थे और तरीन साहब ने साफियों को भी बताई है ये बात, सोहेल बड़ाई साहब को भी बताई कि वज़ीर आज़म तो मुझसे अभी कुछ दिन पहले तक मशवरे मांग रहे थे चीनी की कीमतें नीचे लाने के, तो क्या ये हुआ कि अचानक ये जो आप कह रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस पकड़े गए या हुआ वज़ीर आज़म की इन्फॉर्मेशन में ये बात आई कि ये जो माफिया रमज़ान में चीनी की कीमतें बहुत बढ़ाना चाहता है, जहांगीर तरीन भी उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए अचानक मुनक़ता किया? देखें,
जहांगीर तरीन स्पेसिफिक इंक्वायरी नहीं थी। ये आपको भी मालूम है, ये 21 कंपनीज को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें कि उनका नाम भी, हमारी पार्टी के और भी लोगों हैं जिनको किया है। कौन सी पार्टी है? यही तो वजह है, फर्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इमरान खान की लीडरशिप में और बाकियों में, कि सब लोगों ने हमेशा अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, सबको साथ लेके चलने के बहाने उन्होंने हर एक के लिए एक ब्लाइंड आई की, कानून उनके लिए नहीं था, कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी थी नहीं। अब अगर हमने इस मुल्क को ठीक करना है तो हमने कानून की अमलदारी लानी है, और उसमें चाहे अपने लोग फंसे या बाहर के फंसे, ये इसको, लेकिन इसको सियासत के पीछे नहीं छुपना चाहिए। वैसे मगर ये खतरा कितना बड़ा है कि लोग मौजूद हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ, और वो हुकूमत पर भी बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं, हुकूमत की कारकर्दगी पर भी, कि हम वोटर्स को नहीं बुगर सकते हैं। अब्दुल हई साहब तो कह रहे हैं हमें फौज लेके आई थी और वो भी मायूस हो गए हैं जो हमारी कारकर्दगी है इसके बाद। नहीं देखें, ये तो जो दस्ती साहब ने जो कहा, मैं तो उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो जरूर जानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे किसी को एतराज नहीं है। पॉलिसीज इंटरनली आप किसी भी हुकूमत में देख लें, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो कि डिसग्रंटल्ड होंगे, जो कि खुश नहीं होंगे, बिकॉज शायद उनको वो हुकूमत में वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं, चाहे वो जाती क्यों ना हो, वो पूरी नहीं हो तो जाहिर है कि वो उसमें कंप्लेन भी करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप दस्ती साहब की भी पूरी कन्वर्सेशन भी सुने तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे उनको फुल एतमाद है, और उन्होंने ये भी कहा, ये बात भी कहनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी को वोट देना गुनाह है। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान के अलावा इस मुल्क को कोई नहीं बचा सकता। ये चीजें भी कोट होनी चाहिए शाहजेब, बिकॉज़ देखिए, अब आप अगर इमरान खान साहब के फॉलोवर हैं तो आप तारीफ करेंगे तो वो खबर है, या अगर आप ये कहेंगे कि जी हमारी हुकूमत नाकाम हो गई है वो खबर है, आप कहेंगे कि हम इदारे लेके आए थे वो भी मायूस हो गए वो खबर है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है ना कि अगर नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ साहब की तारीफें करेंगे तो वो खबर बनेगी, या वो ये कहेंगे कि हम नवाज शरीफ के नजरिए से इत्तफाक नहीं करते वो खबर बनेगी। तो मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि इन लोगों के खिलाफ क्या आप कार्रवाई करेंगे जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं मगर वो हुकूमत पर भी अटैक कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये देखनी है हमें कि हमें इस सारे इशू में, मेरी यही रिक्वेस्ट होगी और चैनल्स पे भी मैंने ये बात की है कि देखिए, इस इशू के, एक इंडिविजुअल्स के इशू पे जो असल इशू है, जो कि चीनी या आटा, इस चीज़ों से इनको जो ये कार्टेल्स और ये जो होर्डिंग और ये जो सट्टाबाजी हो रही है, जिसका कि डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो आवाम पे हो रहा है, वो ज़्यादा अहम सब्जेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि इंडिविजुअल्स आते जाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम पे जो फर्क पड़ रहा है, जो महंगाई उन पे मुसल्लत है, जिसमें कि चीनी एक बहुत अहम जुज़्व है, रमजान भी आ रहा है, तो हमने तो इशू को देखना है ना, हमने इंडिविजुअल्स को नहीं। यही मसला रहा है, हमारा अलमिया यही रहा है कि असल चीज इंडिविजुअल्स, इनफरादी शख्सियात वो डोमिनेट हो जाती हैं और जो असल मसला है वो पीछे चला जाता है। तो ये तो देखना चाहिए ना कि हमें कि ये क्यों, किस तरह से, पूरे प्रूफ्स हैं, ये कोई ये नहीं है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये प्रूफ्स हैं, सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। आप अगर वो एफआईए के नोटिस देखें, जो जो चीजें इनको मांगी गई हैं, 6 को ऑलरेडी नोटिस सर्व भी हो चुके हैं, बाकी जो है तो प्रोसेस है, उनको क्वेश्चनेयर भी दे दिया गया है। तो देखें ना, कोई भी अगर इस मुल्क को अगर आपने राजवाड़ा नहीं बनाना, तो जस्ट बिकॉज के अगर मैं शिबली फराज हूं, मैं वैसे एक छोटा सा इस मुल्क का एक शहरी हूं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के लिए एक और मसला खड़ा हुआ है, वो है मईशत और मुआशी टीम दोनों का। ये क्या हो रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। 2.5 साल महंगाई मुसलसल ज्यादा रहने और मईशत की बुरी कारकर्दगी के बाद वज़ीर आज़म एक बार फिर बेहतर मईशत और महंगाई कम करने का वादा और दावा कर रहे हैं, मगर एक बार फिर मसाइल नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक एक दफा फिर पाकिस्तान में महंगाई इस साल की आखिरी सहमाही में 10% से ऊपर जाती देख रहा है। हुकूमत ने बजट में तरक्की की शरह 2.1% रखी। गुज़िश्ता दिनों स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में 3% तक तरक्की की तवक्को की, मगर वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ही पाकिस्तान में बेहतर तरक्की की तवक्को नहीं कर रहे। IMF इस साल के लिए महज 1.5% और वर्ल्ड बैंक उससे भी कम 1.3% तरक्की देख रहा है। हालांकि IMF ने पूरी दुनिया के लिए तरक्की का बहुत बेहतर टारगेट दिया है। IMF के मुताबिक दुनिया का GDP 6%, भारत 12.5% और चीन 8.4% से तरक्की करेगा, मगर पाकिस्तान IMF के मुताबिक महज 1.5% से तरक्की करेगा। जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की IMF प्रोग्राम की शराइत की वजह से भी मुतासिर होगी। और ये वो मामला है
जिसमें हुकूमत फंस गई है और यही मामला इतलात के मुताबिक हफीज़ शेख की नौकरी ले गया और इसी की वजह से वज़ीर आज़म ये फैसला नहीं कर पा रहे कि मईशत का क्या करें और अपनी मुआशी टीम का क्या करें। IMF प्रोग्राम में रहना भी लाजमी है, मगर शराइत को नरम कैसे कराएं। शौकत तरीन ने अपने नैब के केस की शर्त रख दी थी, अब उन्हें वज़ीर ख़जाना कैसे लगाएं। और आज ये मसला मज़ीद गंभीर हो गया है क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शौकत तरीन की जल्द समाअत की दरख्वास्त कोरोना SOPs की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि IMF को कैसे मनाया जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म IMF से बात करके शराइत नरम करवाना चाहते हैं। क्योंकि IMF प्रोग्राम के तहत हुकूमत को अगले 2 साल में 1700 अरब रुपए की फिस्कल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो इन हालात में मईशत की तरक्की को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है और इलेक्शन के करीब वज़ीर आज़म पर मजीद सियासी दबाव डाल सकती है। अगले साल में IMF का फिस्कल खसारे का टारगेट 5.5% है, यानी हुकूमत को तकरीबन 825 अरब रुपए की गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी। हुकूमत खर्चों में कमी में नाकाम रही है, यानी ये गुंजाइश टैक्स में इजाफे से ही मुमकिन हो सकेगी, जो इन हालात में बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। पहले 2 सालों में टैक्स इकट्ठा करने में नाकामी, सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने में नाकामी और 8% से ज़्यादा फिस्कल खसारे ने हुकूमत को इस वक्त फंसा दिया है। और खुद शौकत तरीन के मुताबिक हुकूमत ने आते ही 13.25% शरह सूद करके और रुपया 165 रुपये का करके मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, जो मईशत आज भुगत रही है और आने वाले सालों में भी ज़्यादा सूद की अदायगी की सूरत में भुगतेगी। इस सूरत हाल पर बात करते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मईशत हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, लग रहा था जैसे मईशत एक शेप में आ रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, स्टेट बैंक भी बड़ा पॉजिटिव नज़र आया, मगर वर्ल्ड बैंक IMF की रिपोर्ट हो, चाहे इस साल मईशत के हवाले से या महंगाई के हवाले से, क्या वजह है कि एक दफ़ा फिर खतरात नज़र आ रहे हैं मईशत को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है वो इस बात पे इशारा कर रहा है कि जो हमारा ख़ास तौर पे बजट का खसारा है उसके बढ़ने के ख़तरे बहुत हो चुके हैं। अभी जो स्टेट बैंक ने फरवरी के आदाद शुमार पेश किए हैं गवर्नमेंट के बोरोइंग के, वो कुछ परेशान कुन हैं। पहले 8 महीने में तकरीबन 2200 अरब की बोरोइंग हो चुकी है और आम तौर पे पहले 8 महीने में तकरीबन 50 से 55% खसारा होता है। उस लिहाज से आप देखें तो ख़तरा ये बहुत मौजूद है कि साल के एंड तक खसारा 8.5% तक जा सकता है, जबकि टारगेट है 7.1%। तो इसकी नतीजे में IMF, जो आपने देखा होगा, जो फिस्कल मॉनिटर उनकी रिपोर्ट आती है दुनिया के मुल्कों की, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का खसारा इस साल 7.1% होना चाहिए। तो अब दूसरा मसला ये भी है कि ये जो 140 अरब का ये ऑर्डिनेंस के तहत लाना चाह रहे हैं, टैक्सेस में एग्जम्पशन ख़त्म करना वगैरह, ये नामुनासिब है। अगर आपको ये करना है तो आपको एक मिनी बजट लाना चाहिए था। तो अब इस तरह की कंफ्यूजन में ख़तरा मौजूद हो रहा है कि आपका खसारा बहुत बढ़ जाएगा और फिर अगले साल आप पर बेतहाशा प्रेशर पड़ेगा, इसलिए कि अगर आप 8-8.5% पे फंसे रहे तो IMF तो कह रहा है फिस्कल मॉनिटर में कि 5.5% पे ले आओ खसारे को। GDP का 8.5 से 5.5 ले जाना गैर मुमकिन सी बात है। उसको हासिल करने के लिए आपको अपने FBR के रेवेन्यूज़ में 1100 से 1200 अरब का इजाफा करना पड़ेगा, जो इन हालात में बिल्कुल गैर मुमकिन सी बात है। मतलब 2 साल मुसलसल खसारा रहा, आप तीसरा साल भी कह रहे हैं कि 8.5% चला जाएगा। अब फरवरी में जो टोटल कर्जे के पाकिस्तान के नंबर आए हैं 36,000 अरब रुपए से तजावुज कर गया है। वज़ीर आज़म कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमतों की वजह से हम भुगत रहे हैं। जब 2 साल मुसलसल इतना हाई फिस्कल डेफिसिट हो, तीसरे साल में आप कह रहे हैं 8.5% हो। शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने आते ही 13.25% पर शरह सूद की, साथ में 165 की करेंसी कर दी, जिससे मईशत जो है वो मुकम्मल तौर पर बैठ गई। आप क्या समझ रहे हैं, क्या इस वक्त सूरत हाल और कौन जिम्मेदार है सूरत हाल का? दरअसल बात यह है कि आपके सबसे बड़ी वजह खसारा बढ़ने के आपके टैक्स रेवेन्यूज में बिल्कुल इजाफा नहीं हुआ है। तकरीबन पिछले 3 साल आप देखें, मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि आपकी रेवेन्यू जो है वो 3,000 और 4,000 अरब के बीच में फंसी रह गई है। खर्चों में इजाफा हो रहा है।
आप देखेंगे कि 2019 के में आपका जो डेट सर्विसिंग का जो कॉस्ट आया था वो तकरीबन 30% बढ़ा था। और उसकी वजह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तरीन साहब कि जब आपने सूद को 13.25% पे लेके चले गए 6% से, तो यकीनन आपकी डेट सर्विसिंग की कॉस्ट में बहुत इजाफा होना था। अच्छा, मगर वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मईशत हमने ठीक कर दी है, आइंदा जो तरक्की होगी वो खसारों के साथ नहीं होगी जो माजी में होता था। फिस्कल खसारे की ये सूरत हाल है। और अगर हम मार्च के दरामदात के नंबर्स देखें तो 5.6 अरब डॉलर्स आई हैं, जो कि जून 2018 के बाद सबसे ज़्यादा नंबर है। पाकिस्तान का जो आज तक हिस्ट्री का ज़्यादा नंबर है वो 5.8 अरब डॉलर है। तो इस तरक्की के साथ अगर दरामदात इस लेवल पर पहुँच गई हैं, तो अगर थोड़ी सी हम तरक्की करेंगे तो इन बरामदात के साथ हम वाकई खसारे नहीं कर रहे होंगे, ख़ासतौर पर जो एक्सटर्नल खसारा है। फिस्कल पोजीशन के लिहाज से, बजट के लिहाज से हम बिल्कुल सस्टेनेबल पोजीशन पर अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ जो आपके दरामदाद में तकरीबन 70% इजाफा जो हुआ है वो इसलिए भी हुआ है कि पिछले साल कोविड के बाद में आपका ट्रेड जो है वो काफ़ी हद तक रुक चुका था। मगर जब भी आप ये देखिए कि पिछले महीने के लिहाज से भी ये 20-25% ज़्यादा है, तो इसलिए आपके इंपोर्ट्स में बहुत इजाफा हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि आपको कपास, चीनी और गंदम की इंपोर्ट अभी भी बहुत करना है। तकरीबन आधी इंपोर्ट आपकी रह गई है कपास की, इस मई साल आपको पूरा करना है। तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो खसारे में चले जाएगा और हो सकता है कि साल के एंड तक IMF भी कह रहा है और स्टेट बैंक भी कह रहा है कि खसारा तकरीबन 3 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है जून तक करंट अकाउंट में। बहुत शुक्रिया। रफीस पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म वादा करते थे कि मैं इदारों को मजबूत करूंगा, सियासी मुदाखलत ख़त्म करूंगा, मगर एक के बाद एक इदारे में यही इल्ज़ाम उन पर लग रहा है कि सियासी मुदाखलत बढ़ रही है, इदारों की खुद मुख्तारी ख़त्म हो रही है। बात करेंगे तफसील से एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान का नारा था कि इदारों को खुद मुख्तार बनाएंगे, मगर 2.5 साल गुजर जाने के बाद और ज़्यादा सियासी मुदाखलत के इल्ज़ाम लग रहे हैं। पहले पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी के सरबराह नासिर दुरानी सियासी मुदाखलत की शिकायत की वजह से मुस्ताफ़ी हुए। खैबर पख्तूनख्वा जब हुकूमत थी तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन के सरबराह जनरल रिटायर्ड हामिद खान ने भी सियासी मुदाखलत और इख्तियारात में कमी करने की वजह से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। इसके अलावा इस हुकूमत में साबिक DG FIA बशीर मेमन ने भी हुकूमत पर सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया और अर्ली रिटायरमेंट ले ली। और अब तालीम के शोबे में भी सियासी मुदाखलत के इल्ज़ाम लग रहे हैं। गुज़िश्ता माह हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन तारिक बनोरी को ओहदे से हटा दिया गया और तारिक बनोरी ने वज़ीर आज़म के दफ्तर और वजारत तालीम पर संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिए हैं। उनकी तरफ से बाकायदा कहा गया है कि उन्हें धमकियां दी गई, मुस्ताफ़ी होने का कहा गया और वज़ीर आज़म के दफ्तर से उनके काम में मुदाखलत की गई। तारिक बनोरी ने अपनी बरतरफी को अदालत में चैलेंज किया हुआ है और अब तक हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन का ओहदा खाली है। हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 माह में हायर एजुकेशन कमीशन से मुतालिक 2 ऑर्डिनेंस जारी किए। हुकूमत की तरफ से आज जारी होने वाले ऑर्डिनेंस के जरिए 26 मार्च को जारी होने वाले ऑर्डिनेंस की 22 शिकों में तरमीम कर दी गई है और ऑर्डिनेंस के मुताबिक हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन की तैनाती 2 साल के लिए होगी, जबकि दीगर अराकीन की तैनाती 4 साल के लिए होगी। इसके अलावा कमीशन के अराकीन की तादाद 10 से बढ़ाकर 13 और निजी अराकीन की तादाद 2 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती वज़ीर तालीम की सिफारिश पर वज़ीर आज़म खुद करेंगे। अब अहम बात यह है कि इससे पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती खुद हायर एजुकेशन कमीशन करता था। इस हवाले से तफसील से बात करेंगे और कुछ इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं वो भी दिखाएंगे। शफकत महमूद साहब वफाकी वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब बहुत शुक्रिया। शफकत महमूद साहब, वज़ीर आज़म तो तालीम का, इदारों में मुदाखलत ना करने का, उन्हें खुद मुख्तार बनाने का नारा लगाते थे और उल्टे इल्ज़ामात लग रहे हैं वज़ीर आज़म पर। देखिए, हमें जब अवाम ने इलेक्ट किया तो हमारा मैंडेट जो था वो तालीम के मैदान में बड़ा क्लियर था कि तालीम के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो गिर चुके हैं, तालीम की बुरी हालत है, क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा जाता और असातिज़ा जो है उनकी ट्रेनिंग नहीं है। उसमें बहुत सारे हमारे मैंडेट का हिस्सा थे क्योंकि तालीम कौम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और सब और ये वोटिंग बिहेवियर में तालीमी इदारों का और बेहतरी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाइड नहीं थे जिस तरह के हायर एजुकेशन का सिस्टम चल रहा था, जिस तरीके से हायर एजुकेशन का निज़ाम जो है वो नीचे जा रहा था, जिस तरह के जो रिजल्ट्स थे वो नहीं आ रहे थे जो वो चाहते थे, या एक इनर्शिया था कि जिस तरीके से, जिस तेज़ी से प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि रिफॉर्म्स हो एजुकेशन में, वो नहीं हो रही थी।
तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये हमारा जो मैंडेट है, जो अवाम ने हमें वोट दिए हैं, उसके लिए ज़रूरी था कि हम वहाँ पे किसी और शख्स को लेके आए जो उसकी बेहतरी करे। मतलब मगर उसके लिए लाजमी था इतने अहम इदारे के सरबराह को हटाते हुए उन्हें चार्जशीट करते, आवाम के सामने रखते और फिर ये मामला करते, एक ऑर्डिनेंस लाके उनकी मुद्दत कम करना और फिर इस तरीके से हटाना। वज़ीर आज़म तो खुद कहते हैं कि 2.5 साल तो हमें हुकूमत समझने में लग गए, हमें पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। 2 साल क्या आपने मुद्दत कर दी है, इतना अहम इदारा है, उसमें कैसे समझ में आएगा उन्हें कि क्या करना है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था वो ये कहा था कि पॉलिटिशियन जो है पॉलिटिकल कैंपेन्स में लगे होते हैं, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर समझ नहीं आती। HEC का चेयरमैन तो एक एजुकेशनिस्ट होता है जो सारी उम्र वही काम करता रहता है, तो उसको तो 2 साल क्या, उसको तो पहले दिन ये पता होता है कि कौन से मामलात हैं, कौन से मामला ठीक करने हैं। तो इसलिए 2 साल का अरसा एक ऐसे शख्स के लिए कोई तब्दीली दिखाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो पहले दिन से एक मंजा हुआ एजुकेशनिस्ट हो। तो अगर वज़ीर आज़म जो कि इलेक्टेड हैं और जिनको आवाम ने मैंडेट दिया है कि एजुकेशन को बेहतर करें, अगर वो महसूस करते हैं कि एजुकेशन बेहतर नहीं हो रही, तो फिर उनको पास अख्तियार होना चाहिए कि उसको हम तब्दील करें या एक्सटेंशन दें। मतलब बरूई साहब ने बरक्स इल्जामात लगाए हैं, वो कह रहे हैं मैं ठीक करने जा रहा था, अकाउंटेबिलिटी कर रहा था। वज़ीर आज़म पर क्या कह रहे हैं वो जरा देखिए। 3 अरब रुपए साल के हम देते हैं रिसर्च सेंटर्स को। कोई पूछगछ नहीं है कि आप रिसर्च सेंटर्स में रिसर्च भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो पैसे इस वक्त मिल रहे हैं वो 3 सेंटर्स हैं जो अताउर रहमान साहब चलाते हैं। 1 अरब रुपए साल के तकरीबन हम उनको देते हैं। हमने ये कहा सेंटर्स को कि जी आपको ऐसे पैसे नहीं मिलने चाहिए, आपको हम परफॉर्मेंस की बेस पे पैसे देंगे। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमें वो आया कि आप खबरदार इनसे अकाउंटेबिलिटी ना लें। जब हमने पूछा उनसे कि आप हमें बताएं कि आपने क्या प्रोड्यूस किया, उन्होंने पहले हमें खत लिखा कि जनाब हम तो आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले। उसके बाद PM ऑफिस ने हमें खत लिखा कि आप बाकियों से अगर अकाउंटेबिलिटी लेना चाहें तो ले लें, इनसे आप अकाउंटेबिलिटी ना लें। They said कि हम सेटिस्फाइड हैं कि ये अच्छा काम कर, आप इनसे अकाउंटेबिलिटी ना लें। तमाम सेंटर्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये ठीक तरीका है। एक सेंटर, ये 3 सेंटर का एक क्लस्टर है, वो ऐसा था, उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको अकाउंटेबिलिटी देने को तैयार नहीं है, हम आपको ये नहीं बताना चाहते कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने इसी के कहने पे एक टास्क फोर्स बनाई ऑन सो कॉल्ड नॉलेज इकोनॉमी। अताउर रहमान साहब उसके रूह रवां थे। प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने कहा कि हमें 30 अरब रुपए चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने उनको प्रॉमिस किया मेरे सामने। सन 2019-20 में इनके प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं थे। उस वक्त प्लानिंग कमीशन का फैसला था कि जो अप्रूव नहीं होगा प्रोजेक्ट उसको हम PSDP में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन ऑन द लास्ट डे इनके तमाम प्रोजेक्ट्स को शामिल कर लिया गया। फिर धमकियां आनी शुरू हो गई कि अगर आप इसको अपोज करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर मुझे मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए उन्होंने कि आप रिजाइन कर दें। सब एहतसाब का नारा लगाते हैं वजीर आजम। वो कह रहे हैं मैं हिसाब मांग रहा था, मुझे हिसाब लेने से मना कर रहे थे और मजीद उनके प्रोजेक्ट अप्रूव कर रहे थे विदाउट अप्रूवल। शाहजेब, मामला सिंध हाई कोर्ट में है और इसलिए मैं जो इंडिविजुअल्स हैं उनके मामलात में तो मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर तारिक बनूरी के और डॉक्टर अताउर रहमान के आपस में कोई बहुत ज़्यादा चपकलिश थी और उनके एक दूसरे के साथ तल्लुकात जो है वो ऐसे इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन मैं तफसीलात में जाना जो है कि जी वो कौन सा सेंटर अच्छा है कौन सा बुरा है, अमूमी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ये अगर हुकूमत किसी को फंड देती है तो नेचुरली आपकी ये ख्वाहिश है कि आप देखें कि उसका रिजल्ट क्या आते हैं। लेकिन तफसीलात के लिए इस सेंटर में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या HEC ने क्या पूछा, क्या जवाब आया, एक तो मेरे पास सारी तफसीलात है नहीं, और अगर हों भी तो ये मामला अदालत में है, मैं उनके स्पेसिफिक्स पे बात नहीं करना चाहता। मतलब आपने मुनासिब बात की ना कि जब हुकूमत पैसे देती है तो इसका हिसाब होना चाहिए, तो वो मांग रहे थे तो उन्हें धमकियां क्यों दी जा रही थी? वज़ीर आज़म की तरफ से क्यों कहा जा रहा था कि ना करें आप? मेरा ख्याल है कि अगर एक दो मोहतरम शख्सियत हैं दोनों, और अगर आपस में इतनी लड़ाई बढ़ जाए कि जहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं,
तो मेरा ख्याल है कि एग्जेक्टिव का ये फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे कोई सीज़ फायर कराने के या उसको हालात को नॉर्मल करने के लिए किरदार अदा करे। तो मेरा ख्याल है वो इस तनाज़ुर में ये जो खत जो है वो लिखा गया था। अच्छा, मगर उस खत में लिखा कि हम मुतमईन हैं, तो वज़ीर आज़म कैसे मुतमईन थे? वज़ीर आज़म ने कहाँ से वेरीफाई करा लिया जो HEC नहीं करा सकता था? उन्हें मना कर दिया आप नहीं करेंगे। देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मामला सब जुडिस है, लेकिन मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये किसने एग्जैक्टली इस नतीजे में पहुंचे। लेकिन मैं वज़ारत तालीम की तरफ से, क्योंकि लेटर तो हमारी तरफ से गया था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ख्वाहिश थी कि ये जो चपकलश इस हद तक बढ़ गई है कि इसको किसी तरह डिफ्यूज़ किया जाए, और उसमें ये जो खत है ये उस तनाज़ुर में लिखा गया। अच्छा, एक और इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, वो ज़रा सुनिए। एक ये था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था PM ऑफिस की तरफ से कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिवर्सिटी में शुरू कराएं। हमने यूनिवर्सिटी से बात शुरू की तो पता ये चला कि यूनिवर्सिटीज़ के पास चूँकि ज़मीनें ज़्यादा हैं तो ये एक ज़मीनों पे कब्ज़ा करने का प्लान था। पार्टनरशिप के हम मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल थी उसमें इस चीज़ से बहुत खदशात थे कि इससे करप्शन होगी और ये ज़मीनें गायब हो जाएंगी यूनिवर्सिटी के हाथ से। हमने फिर लिख के दिया कि मॉनिटरिंग सिस्टम्स की ज़रूरत है, वो हम इस तरीके से बना रहे हैं। 2 दिन और आज के दिन दोबारा उन्होंने कुछ नहीं कहा हमसे। जैसे ही हमने कहा कि इसका मॉनिटरिंग करेंगे, खामोशी छा गई। ये क्या हुआ साहब? उन्होंने मॉनिटरिंग कहा और फिर आगे से खामोशी हो गई। इस बात पे मुझे डॉक्टर तारिक बरूनी से शदीद इख्तलाफ है, क्योंकि मुझे इन सारे वाक़यात का इल्म है, और जो तासुर वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई इसमें कोई मिली भगत वाली बात है, वो बिल्कुल गलत है। बात ये थी कि जब यूनिवर्सिटीज़ के बजट आए और बहुत कैश क्रंच आया और पैसे मौजूद नहीं थे, और तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, और बिल्कुल सही कहा, कि जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एसेट्स जो हैं वो पड़े हैं, जो खाली पड़े हैं, जहाँ पे कोई काबिल कदर कार्रवाई नहीं हो रही, कोई लेबॉर्ट्रीज नहीं बन रही, कोई हॉस्टल्स नहीं बन रहे। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं इनको किसी तरीके से इस्तेमाल में लाया जाए ताकि यूनिवर्सिटीज़ के जो बजट डेफिसिट्स हैं वो किसी तरीके से कम हो सके। और ये इम्प्लीकेशन कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो बात हुई थी उसकी वजह से शायद, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल वाक़े दुहुल कहता हूँ, हमारी हुकूमत, वज़ारत तालीम, प्राइम मिनिस्टर, हमारा कोई खुदा न खास्ता ज़ाती इंटरेस्ट इसमें नहीं था। तो ऐसी इम्प्लीकेशन जो है उसको तो मैं मुकम्मल तौर पे रद्द करता हूँ। ये सारा जो PM की ख्वाहिश थी वो ये थी कि किसी तरीके से जो फाइनेंशियल पोजीशन है यूनिवर्सिटीज़ की वो बेहतर हो। वैसे फिर आगे बढ़ते ना, जब उन्होंने कहा मॉनिटरिंग करेंगे तो आप कहते हैं मॉनिटर करें, सब काम ट्रांसपेरेंट होगा, आगे बढ़ते खामोशी क्यों हो गई आगे से? नहीं, ये तो खैर वो अपनी पोजीशन को ऑब्वियसली पूरा करने के लिए कह रहे हैं। हमें क्या मॉनिटरिंग से क्या एतराज़ होता? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डील कर रही थी ना इस चीज़, हमें मॉनिटरिंग से क्या एतराज़ है? ना हमारा कोई ज़ाती इंटरेस्ट है इसमें। हमारी तो ख्वाहिश सिर्फ यही थी कि यूनिवर्सिटीज़ की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पहले से बेहतर हो। बहुत शुक्रिया मौक़िफ़ आपने सुना। एक बहुत आम खबर है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने अपोजिशन जमातों की मुखालफत के बावजूद एक तरमीमी बिल मंजूर किया है, जिसके तहत अफवाज पाकिस्तान या उनके किसी रुकन की जानबूझकर तस्दीक करने वाले को 2 साल तक कैद, 5 लाख रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं, और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ सिविल अदालत में मुकदमा चलाया जा सकेगा। हुकूमती रुकन अमजद अली खान की जानिब से पेश किए गए तरमीमी बिल को क्रिमिनल लॉ एक्ट 2020 का नाम दिया गया है। अहम बात यह है कि कायमा कमेटी बराए दाखिला ने इस मुजव्वज़ा बिल को सिर्फ 1 वोट के फ़र्क से मंजूर किया है, क्योंकि बिल पर वोटिंग के दौरान इसकी हिमायत और मुखालफत में 5-5 वोट पड़े, जिसके बाद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कमेटी के सरबराह खुर्रम नवाज ने बिल की हिमायत में वोट दे दिया, और यूँ इस बिल को सिर्फ 1 वोट के फ़र्क से मंजूर कर लिया गया। कमेटी में मौजूद नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान ने बिल की मुखालफत की है। बिल की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने आज ट्वीट किया कि तनकीद को जुर्म करार देना इंतहाई मज़े का खेज़ आइडिया है, इज्जत कमाई जाती है, लोगों पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। मैं शिद्दत से महसूस करता हूँ कि इस तरह के नए कवानीन के बजाय तौहीन अदालत के कवानीन भी मनसूख किए जाने चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी तरमीमी बिल की मंजूरी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है।
आज जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक ये बिल आइन के आर्टिकल 19 के खिलाफ है। अगर ये पास होता है तो इसे सियासी मुखालफिन के खिलाफ और इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हर मुहिब वतन शहरी मुसल्लह अफवाज समेत मुल्क के तमाम इदारों का एहतराम करता है। हर पाकिस्तानी इदारों से ये तवक्को भी रखता है कि वो कौम की खिदमत करें और आइन में मुतय्यन की गई अपनी हदूद में रहें। एलामिया में बार काउंसिल की जानिब से बिल की मुखालफत करने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तारीफ की गई है, जबकि वफाकी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो मुजव्वज़ा तरमीमी बिल को फौरी तौर पर वापस ले और कहा है कि अगर ये बिल पास होता है तो फिर पाकिस्तान बार काउंसिल पूरी ताकत से इसकी मुखालफत करेगी और इसे अदालत में चैलेंज भी किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिया में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बिल की मुखालफत का जिक्र किया गया है। इस हवाले से डॉन की खबर में लिखा है कि गुज़िश्ता रोज़ कमेटी के सामने वज़ारत दाखिला का एक वर्किंग पेपर पेश किया गया, जिसके मुताबिक बिल से मुताल्लिक सूबाई हुकूमतों से राय मांगी गई थी, मगर मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा के महकमा दाखिला ने बिल की तौसीक नहीं की और कहा है कि इसकी मंजूरी से मौजूदा आइनी और कानूनी दफात में तनाज़ा पैदा होगा और इसके गलत इस्तेमाल पर काबू नहीं पाया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को यह भी यकीन है कि इस कानून से कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों और अवामी दफातर के साथ इम्तियाजी सलूक पैदा होगा, जो आइन के शिक के मुनाफी है। गुज़िश्ता साल सितंबर में जब यह बिल पहली बार टेबल हुआ था तो उस वक्त भी शदीद मुखालफत की गई थी, जिसके बाद इंसानी हुकूक की वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी ने ट्वीट के जरिए वजाहत की थी कि अमजद अली खान का PPC में तरमीम से मुताल्लिक बिल एक प्राइवेट मेंबर बिल है। और आज शेरी मज़ारी ने फवाद चौधरी की इस हवाले से ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि फवाद चौधरी ने जो लिखा वो इससे मुकम्मल इत्तफाक करती हैं। कायमा कमेटी बराए दाखिला ने तो इस बिल को मंजूर कर लिया है, मगर कौमी असम्बली इसे पास करती है या नहीं ये अहम सवाल है, क्योंकि मुल्क में मुसल्लह अफवाज की तौहीन और तज़ीक से मुताल्लिक पहले ही क़वानीन मौजूद हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।